हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। आप सभी लोगों का स्वागत है पाथफाइंडर चैनल पर। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं। यहां पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी बेसिक्स को समझेंगे, जिनकी मदद से एग्जाम के क्वेश्चंस को हम हल कर पाएंगे। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको मिस आउट कर जाते हैं, जस्ट फॉर द रीजन कि यहाँ पर बेसिक चीजें उन्हें समझ नहीं आती, जिस वजह से क्वेश्चन समझ पाना या उसका आंसर दे पाना मुश्किल हो जाता है। इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट्स को हम इतने शानदार तरीके से पढ़ें सो दैट कोई भी टर्म, कोई भी कंसेप्ट हमारे सामने आता है उसे हम अच्छे से समझ पाए, अच्छे से आंसर कर पाए। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम आपके साथ टेकअप करेंगे। इस सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमारा फोकस रहने वाला है। दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी पर बेहतरीन क्लासेस मौजूद है। अल्टीमेटली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है, आप भविष्य में एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। इस चीज की शुरुआत, इस चीज का सफर जो है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करके होगा, जिसे कहा जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये आप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री ओनली एट अनअकैडमी। आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में एनरोल करना है। आपको यूज करना है ये कोड SAR10। दोस्तों, ये कोड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। आप हमारे साथ कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। हमारे फ्रेश बाइलिंगुअल बैचेस जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप आपके लिए है। अनअकैडमी कम्पीट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको 0% EMI, यानी कि ये पूरा कोर्स फी जो है वो आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप ये पूरा अमाउंट पे करके हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आपको इस नंबर पे कॉल करना है और आज ही आज यूज करना है ये कोड SAR10 और हमारे साथ में एनरोल करना है। दोस्तों, हमने सिलेबस की डिस्कशन करी थी। स्पेस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसका ओवरव्यू लेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी की हमने बात करी थी। हमने सैटेलाइट्स को समझा था, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या है, इस पे हमने बात करी थी। क्यों हमने सैटेलाइट्स बनाए, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अलग अलग काम थे सैटेलाइट्स के, कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, इसकी हमने बात करी थी। क्या होती हैं ये सैटेलाइट्स, ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखना है। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी चैनल पर आपको लेक्चर 1 इस सीरीज का मिल जाएगा। नेविगेशन सैटेलाइट्स की हमने बात करी थी। हमने ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट की डिस्कशन को शुरू करा था। आई होप हमको यहां तक चीजें जो है वो क्लियर होंगी। अगर यहां तक कोई डाउट है, आप एक बार लेक्चर 1 देख जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप मुझे यहां पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसे पूछ सकते हैं। सर, अलग अलग टाइप के ऑर्बिट्स थे। ऑर्बिट क्या था? मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हर ऑब्जेक्ट स्पेस में गोल आकार इस तरीके से घूम रहा था, एक एलिप्टिकल या गोलाकार रास्ते पर घूम रहा था, जिसे हम ऑर्बिट कहते थे। और ये ऑर्बिट जो है वो दो मुख्य तरीके के थे। एक थे ऑर्बिट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, दूसरे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। सो इसका क्या अर्थ था कि एक क्लासिफिकेशन उनकी हाइट के अनुसार है, दूसरी उनकी पोजीशन के अनुसार है। हाइट के अनुसार क्लासिफिकेशन का क्या मीनिंग हुआ सर? हाइट के अनुसार, किस हाइट की यहां पर बात हो रही है सर? अनडाउटेडली हाइट जो है, इट हैज टू बी अंडरस्टूड द वे कि हाइट किसकी है। सैटेलाइट कहां पर है? वो पृथ्वी से एक ऊंचाई पर है। सो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वो है, वो इसकी क्लासिफिकेशन ऑन द हाइट होगी। इसे पूरे की पूरी क्लासिफिकेशन को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था: लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। इसके बारे में हमने बात करी थी। सर, अगर करीब 150-160 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस सैटेलाइट्स जो है उनकी प्लेसमेंट शुरू हो जाती है। 160, 150 से लेकर के 1000, 2000, 3000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे भी अगर कोई सैटेलाइट आता है, उसे हम लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट मानते हैं। इट इज कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। सो सेकंड क्लासिफिकेशन था मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सर, अप्रोक्सीमेटली 5000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर्स तक। दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट सोर्सेज क्या है? स्पेस एजेंसीज। तो अगर हम इसरो की वेबसाइट पे जाएं, अगर हम नासा की वेबसाइट पे जाएं, तो यहां पर हमको कुछ फिगर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा, कई कई जगह पर आपको ये क्लासिफिकेशन जो है, हो सकता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट की क्लासिफिकेशन कई जगह पर 5000 या 6000 किलोमीटर हो, या कहीं पे 3000 किलोमीटर हो। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अलग अलग सोर्सेज पे जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है, लेकिन हमें ओवरव्यू में याद रखना है ऑन एन एवरेज 160, 150 किलोमीटर से लेके 5 से 6000 की
इस हाइट पर कोई भी सैटेलाइट होगा वो लो अर्थ ऑर्बिट का है। 5,000 से लेकर के 25-30,000 तक भी अगर कोई सैटेलाइट आता है तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट का है। बियॉन्ड 20-30,000 किलोमीटर्स की हाइट पे कोई सैटेलाइट आता है, वो सैटेलाइट हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट का पार्ट जो है वो कहलाएगा। तो सर ये हमारी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। आई होप हमको ये क्लासिफिकेशन लियो, मियो और HEO क्या है ये क्लियर हो गया होगा। सर इसकी डिस्कशन हमने कल की क्लास में भी करी थी। दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट कहां पर पोजीशनड है, वो उसकी क्लासिफिकेशन का बेसिस बनता है। ये क्लासिफिकेशन है जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, पोलर, सन सिंक्रोनस और ट्रांसफर ऑर्बिट्स। सो 5 तरीके के ऑर्बिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग की। और ऑन द बेसिस ऑफ हाइट में लियो, मियो, HEO 3 यानी टोटल 8 प्रकार की क्लासिफिकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, सबसे पहले हम बात करेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की। ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, वो है जियो और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस शब्द आता है सिंक्रोनाइजेशन से और जियो शब्द आता है अर्थ से। इफ आई आस्क यू ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन सिंक करना। कई बार आप म्यूजिक सुनते हैं, आप सॉन्ग गा रहे हैं तो यू आर लाइक कि मेरी आवाज जो है वो बिल्कुल सिंक या सिंक्रोनाइज कर रही है सॉन्ग के साथ में। हम कभी मूव कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप कार में जा रहे हैं और एक कार आपके साथ बिल्कुल बराबर स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये ऑब्जेक्ट या ये जो कार है ये हमारी कार के साथ सिंक्रोनाइजेशन में मूव कर रहा है। ये सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट दरअसल क्या था सर, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन मैच कर रही है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के रिलेशन में सिंक्रोनाइज्ड कहा जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन का एक सबसे जो क्लासिक एग्जांपल मुझे लगता है, आप सभी ने रिपब्लिक डे परेड जरूर देखी होगी। रिपब्लिक डे परेड में क्या होता है सर, 90, 100 इस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप्स में जो सोल्जर्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल हैं, वो मार्च करते हैं। चाहे 10 लोग हों उस ग्रुप में, चाहे 50 हों, चाहे 100 हों, उन सभी की मूवमेंट जो है वो एग्जैक्ट एक जैसी होती है। अगर एक आदमी का राइट हाथ आगे जा रहा है तो उन 100 के पूरे कॉन्टिजेंट का जो राइट हाथ है वो आगे जाएगा, और अगर लेफ्ट हाथ आगे जा रहा है तो लेफ्ट हाथ या राइट पैर आगे जा रहा है तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट एग्जैक्टली सेम होगी। तो हम कहते हैं कि सर ये जो मार्च पास्ट है ये सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसके संबंध में सेम टाइम पे, सेम स्पीड में, सेम डायरेक्शन में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है वो सिंक्रोनाइज कहलाता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आप कार में जा रहे थे, आपकी कार जो है वो इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। साइमल्टेनियसली एक दूसरी कार भी थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप ही के साथ शुरू हुई थी और बिल्कुल पूरे रास्ते आपके साथ बनी रही। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचे तो आपने अपने घर वालों को कहा या अपने दोस्तों को कहा कि यार ये कार बिल्कुल हमारे साथ सिंक्रोनाइज होकर के चल रही थी। दोस्तों ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब यहां पर किस सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही थी सर, यहां पर सिंक्रोनाइजेशन जो था विद रिस्पेक्ट टू अर्थ था। अब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सिंक्रोनाइजेशन क्या था सर, अर्थ भी तो दो प्रकार के मूवमेंट्स कर रही थी ना। अर्थ रेवोल्यूशन करती है, अर्थ रोटेशन करती है। सो अर्थ के घूमने की गति के साथ में जब कोई सैटेलाइट सिंक्रोनाइज करता है, यानी कि अर्थ ने अगर अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे 24 आवर्स लगाए, तो वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में अर्थ के आसपास का एक चक्कर पूरा करती है। जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, अर्थ हमेशा रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करती है, तो वो सैटेलाइट भी इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। इसे कहा जाएगा जियो सिंक्रोनस, यानी कि वो सैटेलाइट अर्थ की मूवमेंट के साथ में सिंक्रोनाइज कर रहा है। सो करीब 35,786 किलोमीटर से लेकर के अर्थ की सतह से 35,786 किलोमीटर। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हियर, अगर ये सैटेलाइट 35,786 किलोमीटर अबव है अर्थ के सरफेस से, तो सर ये कौन से ऑर्बिट का पार्ट हुई? ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ये होगी हाई अर्थ ऑर्बिट का हिस्सा, राइट। अर्थ के सेंटर से, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर की डेप्थ जो है वो सेंटर के अर्थ के सरफेस से मानी जाती है, तो 42,000 किलोमीटर के आसपास अर्थ के सेंटर से हो।
ये डिस्टेंस जो है ये इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट की कैटेगरी में डाल देता है। क्यों सर? अर्थ के साथ में 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करने के लिए हमें अर्थ से जितना दूर होंगे उतना इजीली पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूं अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे रह करके घूमना है तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। सो एक मिनिमम हाइट, ताकि ये सैटेलाइट जो है वो 24 घंटे में अर्थ का एक चक्कर लगा सके, ये इसे हाई अर्थ ऑर्बिट में जो है वो बनाता है। क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन के साथ में सिंक्रोनाइज कर रही है, इस वजह से इसे अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट माना जाता है। इस वजह से इसे कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर ये सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। कुछ इस प्रकार का दिखेगा ये सैटेलाइट जो है। क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, ये सैटेलाइट इस पूरे के पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में लेगी 24 घंटे। 24 आवर्स का समय, 24 घंटे में ये पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट होगा। सो इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो कहा जाएगा। आई होप हमको पहली टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं जियो स्टेशनरी की ओर। अगेन दोस्तों, जियो स्टेशनरी दो शब्दों से बना है। जियो जो है वो अर्थ के लिए है, जियो यानी अर्थ, और स्टेशनरी यानी नॉट मूविंग। स्टेशनरी, NARY, स्टेशनरी दो प्रकार की होती है सर। NERY यानी कि वो दुकान जहां से हम पेन, कॉपी, रजिस्टर आदि खरीदते हैं, और STATIONARY यानी फिक्स्ड, नॉट मूविंग। सो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है उसे हम जियो स्टेशनरी कहेंगे। अब ऐसा कब होता है सर? एग्जैक्टली सेम लॉजिक जियो सिंक्रोनस वाला। डिफरेंस क्या है कि सर जियो सिंक्रोनस कुछ इस प्रकार की थी, यानी कि अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ में एक एंगल में जो है वो मौजूद थी। ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है। ऑर्बिटल प्लेन कुछ नहीं, जिस ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रही है, इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन में अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन था और ये इस सैटेलाइट का प्लेन था। तो यहां एक एंगल बन रहा होगा, वो कुछ भी एंगल हो सकता है, वो 40 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। तो एंगल जैसे ही आया, एक ऊंचाई आ गई, एक इंक्लिनेशन आ गया। सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स वो थे जो अर्थ के आसपास, अर्थ के साथ मूवमेंट सिंक्रोनाइज करके घूम रहे थे, लेकिन वो एक इंक्लाइंड ऑर्बिट में मौजूद थे। साइमल्टेनियसली क्या होता है सर? एक प्रकार का सैटेलाइट ऐसा भी है जो अर्थ के साथ, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन के साथ एक्चुअली 0 डिग्री के एंगल पे, यानी कि कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जहां अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है वहीं पर, या जहां अर्थ का ये रोटेशनल प्लेन है जिसपे अर्थ गोल गोल घूम रहा है, उस ही सेम लाइन पर एक सैटेलाइट जो है वो मौजूद है। ये कहलाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब होता क्या है, हम ये मान लीजिए अर्थ को रोटेट कर रही है और ये वो सैटेलाइट था, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है। तो आप मान लीजिए आपके डायरेक्टली सामने आपके घर में एक टेलीस्कोप था जिससे आप सैटेलाइट को देख सकते थे। आपने सुबह 12 बजे उठकर देखा, आपको सैटेलाइट नजर आई। आपने शाम को 4 बजे देखा, आपको सैटेलाइट नजर आई। आपने रात को 10 बजे देखा, आपको वो सैटेलाइट नजर आई। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये सैटेलाइट तो कहीं जा ही नहीं रही है? मैंने सुबह देखा, ये सैटेलाइट मेरे सामने थी। मैं दोपहर को देखूंगा, ये सैटेलाइट सामने थी। मैंने रात को देखा, ये सैटेलाइट मेरे सामने थी। सो आपके अनुसार वो सैटेलाइट एक जगह पे रुकी हुई है, इट इज स्टेशनरी। सो विद रेफरेंस टू यू वो सैटेलाइट स्टेशनरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सैटेलाइट स्टेशनरी है सर। अगर वो सैटेलाइट स्टेशनरी होती ना, तो पहली बात वो स्टेशन सैटेलाइट ही नहीं होती, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने सैटेलाइट की डेफिनेशन समझी थी। सैटेलाइट को रिवॉल्व करना है, अगर वो रिवॉल्व करना बंद कर देगी वो सैटेलाइट ही नहीं है। दूसरी चीज सर, अगर सैटेलाइट वहां पर रुकी थी तो अर्थ तो घूम रही है ना। तो इस घूमती हुई अर्थ के अनुसार, अगर आज मान लीजिए मेरे सामने एक ट्रक खड़ा था, अगर वो ट्रक चल रहा होता तो कुछ देर बाद मुझे वो नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, अगर वो चल रही है और फिर भी मुझे वो ट्रक नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ट्रक रुका नहीं है, वो ट्रक बिल्कुल बराबर मेरे साथ में चल रहा है। सो इस वजह से ऐसी सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के प्लेन के साथ में, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं और अर्थ की रोटेशन के साथ में सिंक्रोनाइज करती हैं, जिस वजह से आप कभी भी जाकर के देख लीजिए वो सैटेलाइट आपको आपके सामने नजर आएगा, ये कहलाती हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स। सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाली सैटेलाइट जो है, दे आर एज सेम एज जियो सिंक्रोनस। जैसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती थी, जियो स्टेशनरी भी वैसी ही है।
लेकिन डिफरेंस क्या है सर, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स थी दे कैन हैव एनी इंक्लिनेशन, वो अर्थ के संबंध में एक एंगल पर मौजूद हो सकती हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी बिल्कुल सेम प्लेन पर होगी जैसे हमारा इक्वेटर। अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेन है, तो इस प्लेन के आसपास ही, इस प्लेन से 0 डिग्री के एंगल पर ही ये सैटेलाइट जो है वो मौजूद हो। दिस वन स्पेशल क्वालिटी मेक्स इट यूनिक फ्रॉम जियो सिंक्रोनस, यानी कि सारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो हैं, सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है वो जियो सिंक्रोनस होंगी, लेकिन सारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होंगी, क्योंकि जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस के दोनों पॉइंट्स जो है वो फुलफिल कर रही है, स्पीड और डायरेक्शन वो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रही है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा तीसरा एडवांटेज है, वो क्या है कि वो इक्वेटर के साथ में 0 डिग्री के एंगल पर है। तो सभी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो हमारे जियो सिंक्रोनस होंगे, लेकिन सभी जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी जो है वो नहीं होंगे। क्लियर कट डिफरेंस समझने के लिए सर, ये जियो स्टेशनरी है, ये जियो सिंक्रोनस है, मूवमेंट में स्पीड सब कुछ सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना था सर कि जियो सिंक्रोनस इक्वेटर, ये अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर से एक एंगल बना रही थी, वेरएस जो जियो स्टेशनरी है वो सेम इक्वेटर के प्लेन पर ही मौजूद थी। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो इंक्लिनेशन का है। जियो स्टेशनरी बनने के लिए किसी भी सैटेलाइट को इक्वेटर के पैरेलल रिवॉल्व करना होगा। आई होप वी आर क्लियर अप टिल हियर दोस्तों। मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्टिल कोई भी अगर डाउट रहता है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप कमेंट करके अपना कोई भी डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आती है पोलर ऑर्बिट। सर पोलर ऑर्बिट को नाम मिला है अर्थ के पोल्स से। क्या होते हैं अर्थ के पोल्स? ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल, राइट। सो अब अगर आपको ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का कंसेप्ट नहीं मालूम है तो दोस्तों आपको उसके लिए ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी एनसीईआरटी में ये सब चीजें हमें पढ़ाई जाती हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सर अर्थ का जो नॉर्दर्न मोस्ट एंड है वो नॉर्थ पोल कहलाता है, और सर्दर्न मोस्ट एंड जो है वो साउथ पोल कहलाता है। अभी तक हमने इस प्रकार की सैटेलाइट्स जो है वो समझी थी अर्थ के कंपैरिजन में, या तो वो ऐसे घूम रही थी, या फिर वो अगर जियो सिंक्रोनस थी तो वो ऐसी थी, जियो स्टेशनरी थी तो वो ऐसी थी। लेकिन पोलर सैटेलाइट कौन सी है सर? पोलर सैटेलाइट या पोलर ऑर्बिट वो है जिसमें पोल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो ऑर्बिट जो पोल्स को क्रॉस करके बनता है। अगर कोई सैटेलाइट इस तरीके से घूम रही है कि वो अर्थ के पोल्स के आसपास चक्कर लगा रही है, अब यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, अगर ये सैटेलाइट ए है, बी है, ये सी है, ठीक है सर। इफ आई टेल यू कि कौन कौन सी सैटेलाइट्स इसमें पोल को क्रॉस कर रही हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि सर सिर्फ और सिर्फ सी जो है वो पोल को क्रॉस कर रही है, क्योंकि ए और बी तो पोल के नजदीक भी नहीं जा रहे हैं। वो सैटेलाइट्स जो अपने ऑर्बिट में या अपने पूरे के पूरे इस मूवमेंट के दौरान अर्थ के पोल्स को क्रॉस करती है वो कहलाती है पोलर सैटेलाइट्स, और इस ऑर्बिट को कहा जाता है क्या? पोलर ऑर्बिट। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने की दोस्तों जरूरत ये थी कि पोलर ऑर्बिट कहां पर है। हमने कहा पोल्स को क्रॉस करता है, पोल्स तो हमारे 90 डिग्री होते हैं, है ना। 90 डिग्री लैटिट्यूड को पोल कहा जाता है, तो क्या जरूरी है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के ऊपर से अगर कोई सैटेलाइट क्रॉस करती है तो वो पोलर सैटेलाइट कहलाएगी? सर ये सिर्फ 90 डिग्री पे फिक्स नहीं है, इसका 20 डिग्री का वेरिएशन अलाउड है, यानी कि 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री साउथ के बीच में से अगर सैटेलाइट होकर के गुजरती है, अगर ये 90 है तो 70 कुछ इस तरीके का होगा। सो यहां पर 20 डिग्री का वेरिएशन अलाउड है, यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री से क्रॉस करना जरूरी नहीं है, वो 70, 71, 75, 80, 85, 90 तक भी होगी, तब भी वो पोलर ऑर्बिट की कैटेगरी में आएगी, ठीक है जी। तो सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट यूजली ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी तक हमने, अगर हम डायरेक्शंस की या कार्डिनल पॉइंट्स की बात करें, तो ये अर्थ है, ये सर नॉर्थ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये ईस्ट था। ऐसा ही होता है ना, 4 डायरेक्शंस है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है तो वो पोलर ऑर्बिट में नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रहा है इन सच एन एक्सटेंट कि वो 90 डिग्री के 20 डिग्री के डेविएशन में है, यानी कि अगर वो अर्थ के ऊपर से क्रॉस करता है तो वो एग्जैक्टली पोल्स के पास 70 टू 90 डिग्री के ऊपर से क्रॉस करेगा, तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है हमारा पोलर ऑर्बिट वाला सैटेलाइट, और जिस पाथ पे ये घूम रहा है वो पोलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाए।
सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट डू नॉट हैव टू पास थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल प्रिसाइजली। अब साउथ पोल क्या होता है सर? 90 डिग्री साउथ एंड 90 डिग्री नॉर्थ जो है, नॉर्थ टू साउथ, ये पोल्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर से ही वो क्रॉस करे। 20 और इवन 30 डिग्री का डेविएशन भी जो है, 30 डिग्री यानी 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के आसपास से भी अगर वो मूव करता है तो उसे हम पोलर ऑर्बिट की कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारी सेकंड टाइप है। इस तरीके की सैटेलाइट्स जो है वो पोलर ऑर्बिट का पार्ट होती हैं। ये 600 टू 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हो सकती हैं। 600 टू 800 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी कि दे विल बी स्टेशन समवेयर इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। दोस्तों याद रखना है, कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि ये 8 की 8 अलग क्लासिफिकेशंस है। साइमल्टेनियसली कोई भी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में भी होगी और कोई भी सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट भी होगी, क्योंकि हाइट और पोजीशन दोनों ही साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। उसकी हाइट भी है अर्थ से और वो अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी पोजीशन पर भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक सैटेलाइट अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में है तो आप सोचेंगे कि यार ये तो लो अर्थ ऑर्बिट में थी, ये पोलर ऑर्बिट में कैसे हो सकती है? वो साइमल्टेनियसली लो, मीडियम, हाई में से किसी एक ऑर्बिट में हो सकती है और साइमल्टेनियसली वो जियो सिंक्रोनस भी हो सकती है, जियो स्टेशनरी भी हो सकती है, पोलर ऑर्बिट का पार्ट भी जो है वो हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देन वी हैव समथिंग नोन एज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब सिंक्रोनस शब्द को तो शायद हम विस्तार पूर्वक समझ ही गए होंगे। सिंक्रोनाइजेशन करनी थी और सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ में होती है, राइट? इफ आई टेल यू टू सिंक्रोनाइज विद समबडी मूविंग, तो जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन में वो व्यक्ति भाग रहा होगा, आप भी वैसे भागना शुरू कर देंगे। सो यू विल फील कि सर आई वाज सिंक्रोनाइजिंग विद दैट पर्सन। बट इफ आई टेल यू गो एंड सिंक्रोनाइज विद द वॉल, एक दीवार के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो पहले तो आप मेरी शक्ल देखेंगे कि क्या सर, क्या फालतू काम करा रहे हैं। उसके बाद आप जाकर के सीधे खड़े हो जाएंगे एंड यू विल से सर आई एम सिंक्रोनाइजिंग विद द वॉल बिकॉज नीदर द वॉल इज मूविंग नीदर आई एम मूविंग। सो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होती थी। यहां पर सिंक्रोनाइजेशन हो रही है सन के साथ में। नाउ अगेन शायद आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब सिंक्रोनाइजेशन मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो सन तो मूव ही नहीं कर रहा, फिर सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन कैसी? ये समझना जरूरी है कि सन के साथ सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि सन तो मूविंग ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की अब हम बात करते हैं। सर आई होप हमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों सन तो स्टेशनरी है, फिर उसके अनुसार सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा। ये हमारी अर्थ है सर, ये कंसीडर कर लीजिए, ये सन है। अब सन जो है उसकी अर्थ के ऊपर रेस जो है वो पड़ रही थी, ठीक है जी। ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। दोबारा से देखेंगे सर, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। क्योंकि अर्थ जो है वो घूम रही है तो एक पॉइंट पर, एक जगह पर ही, एक डायरेक्शन में ही सूरज की रोशनी जो है वो गिरेगी। तो यहां पर सन था, सन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, लेकिन क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो सन की रोशनी जो है वो इस हिस्से में आ रही थी, राइट? कुछ समय बाद अर्थ जब घूमती चली गई तो सन की जो रोशनी है वो अर्थ में शायद इस हिस्से पे आना शुरू हो गई। फिर अर्थ घूम रही थी सन अपने एक्सिस पर, तो कुछ समय बाद ये वाला हिस्सा जो है वो सन के सामने आ गया और कुछ देर बाद शायद ये वाला हिस्सा सन के सामने आ गया। अर्थ की रोटेशन के कारण अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सा जो है वो अर्थ के सामने, अर्थ का सन के सामने आता है, जिस वजह से अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जब सूरज की किरणें गिरती हैं, सन की रेज गिरती हैं, तो क्या होता है? पहले सूरज की रोशनी कहीं यहां पर फॉल कर रही थी, फिर सूरज की रोशनी कहीं यहां पर फॉल करना शुरू हो गई, फिर सूरज की रोशनी कहीं यहां पर फॉल करना शुरू हो गई और अल्टीमेटली सूरज की रोशनी यहां पर फॉल करना शुरू हो गई। दिस इज व्हाट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक्रोनाइजेशन की सर जब बात होगी तो रिमेंबर, सिंक्रोनाइजेशन सूरज की मूवमेंट के साथ नहीं बल्कि विद रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ की मूवमेंट हो रही है। जहां पर सूरज की किरणें गिरेंगी कुछ सैटेलाइट्स एग्जैक्टली वहां चली जाएंगी। इन सैटेलाइट्स को आप ऐसा समझिए कि ये कहती हैं सर ये सैटेलाइट्स की जादू थी। जादू वो याद है ना, कोई मिल गया वाला जादू। तो कोई मिल गया वाला जादू क्या कहता था सर? कोई मिल गया वाला जादू कहता था मैं तभी काम करूंगा जब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर आएगी। वो धूप मांगता था। तो यू कैन कंसीडर ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स की जादू है, क्योंकि ये तभी काम करती हैं या ये वहीं पर काम करेंगी जहां पे सूरज की रोशनी गिर रही है। तो मान लीजिए अभी अगर प्रेजेंटली हिंदुस्तान में
दिन हो रहा है तो हो सकता है क्या नॉर्मली मतलब 10 से 12 घंटे का डिफरेंस यूएस का रहता है, तो यूएस में इस समय रात हो रही होगी। सो ये सैटेलाइट अभी इंडिया में है, कुछ समय बाद 12 घंटे के बाद जब ये भारत में रात हो जाएगी और यूएस में दिन हो जाएगा, ये सैटेलाइट घूम करके यूएस के ऊपर चली जाएगी। सो इसका सिंक्रोनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, अगर यहां सूरज की रोशनी पड़ रही थी, ये सैटेलाइट यहां है, जब रोशनी यहां पहुंची सैटेलाइट इधर आ गई, जब रोशनी यहां पहुंची सैटेलाइट इधर आ गई, और जब रोशनी यहां पहुंची सैटेलाइट इधर आ गई। इस तरीके की सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? सन सिंक्रोनस। तो याद रखिएगा कि ये एक्चुअल में सूरज के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है, ये सिंक्रोनाइज कर रही हैं सूरज की रोशनी के साथ में। यानी कि जहां पर सूरज की रोशनी गिरेगी, मैं वहां जाकर के अपना काम करना शुरू कर दूंगी। ये वो टाइप के ऑर्बिट्स हैं जो सूरज की रोशनी के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। दे आर सिंक्रोनाइजिंग विद सन, विच मीन्स कि वो सन की लाइट के एक फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन पे होंगे, यानी कि जहां जहां सूरज की रोशनी गिरती जाएगी वहां वहां पर ये सैटेलाइट्स जो हैं जाकर के अपना काम करते रहे। ये कंसेप्ट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का। आई होप हमें ये नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्बिट भी जो है वो समझ आया है। नाउ विल प्रोसीड फर्दर टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्बिट, जिसे कहा जाता है ट्रांसफर ऑर्बिट या हुहमैन ऑर्बिट। जिस व्यक्ति ने इस ऑर्बिट को इजाद किया था उनका नाम था हुहमैन, जिस वजह से इसको हुहमैन ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। तो कभी एग्जाम के अंदर अगर कभी हुहमैन ऑर्बिट पूछा जाए या कभी ये टर्म आ जाए, तो ये मत सोचिएगा कि सर ने कभी बताया ही नहीं हुहमैन ऑर्बिट क्या होता है। ट्रांसफर ऑर्बिट को ही हुहमैन कहा। दोस्तों, ट्रांसफर शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग भारत की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे, आपको ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जाएगा। ट्रांसफर शब्द का अर्थ होता है स्थान अंतरण, यानी आपके स्थान में अंतर आ गया। पहले आप एक स्थान पर थे, फिर आपको दूसरे स्थान पर भेज दिया गया। जब आपकी जगह को बदला जाता है वो ट्रांसफर कहलाता है। यहां पर क्या होता है सर? ट्रांसफर ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसकी मदद से सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में दाखिल किया जाएगा। वो कैसे होगा सर? सर, ये था हमारा ऑर्बिट ए और ये था हमारा ऑर्बिट बी। मेरे पास एक सैटेलाइट था, मान लीजिए ये एक्स सैटेलाइट था, ये ए ऑर्बिट में घूम रहा था एंड आई वांटेड कि ये ए से बी ऑर्बिट में चला जाए। अब ए से बी ऑर्बिट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मैंने एक तीसरा ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जिसको ट्रांसफर ऑर्बिट का नाम दिया गया, मैंने ये तीसरा ऑर्बिट क्रिएट किया। तो ये एक्स जो है, एक्स सैटेलाइट इस ए में घूम रहा था। जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, इस ट्रांसफर ऑर्बिट की विशेषता क्या थी सर? इसका एक कॉमन पॉइंट ए के साथ था, एक कॉमन पॉइंट बी के साथ था। ठीक है जी। जैसे ही ये सैटेलाइट जो है वो इस कॉमन पॉइंट पे पहुंचा, मैंने सैटेलाइट से कहा कि अब तू ए पर ना जाकर के अब तू टी ऑर्बिट या ट्रांसफर ऑर्बिट पे चलना शुरू कर दे। तो ये सैटेलाइट जो है वो इस ऑर्बिट में घूमना शुरू हो गया। इसने इस ऑर्बिट में 1 2 4 हो सकता है 10 चक्कर लगाए हों। उसके बाद घूमते घूमते ये इस पॉइंट पे पहुंचा जो कॉमन था बी के साथ में, राइट। जैसे ही ये इस कॉमन पॉइंट पे पहुंचा, मैंने इससे कहा कि अब तू ट्रांसफर ऑर्बिट पे ना घूम करके बी के इस ऑर्बिट में घूमना शुरू कर। मैंने यहां पर क्या किया? व्हाट आई डिड हियर वाज, मैंने इस एक्स सैटेलाइट को ए ऑर्बिट से बी ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिया था, और इसको ट्रांसफर करने के लिए आई मेड द यूज ऑफ अ थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिट, जिसको हमने यहां टी नाम दिया, जिसका काम ट्रांसफर करना था। तो इट बिकेम ट्रांसफर ऑर्बिट या हुहमैन ऑर्बिट। आई होप हमें यह समझ आया होगा ट्रांसफर ऑर्बिट या हुहमैन ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में क्या है। हुमैन ट्रांसफर ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट है जो क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मैनूवर टू ट्रांसफर स्पेसक्राफ्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंट्रल बॉडी। अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना था। हुमैन ऑर्बिट्स आर टिपिकली द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रांसफर अ स्पेसक्राफ्ट एंड चेंज द साइज ऑफ एन ऑर्बिट। हम स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट के साइज को चेंज कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर ऑर्बिट। दोस्तों, आई होप हमको सभी कैटेगरीज ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो समझ आए होंगे। इजीएस्ट पॉसिबल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ना सर, एग्जाम में आपको ऐसी टर्म्स आएंगी कि एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे सैटेलाइट थी, तो हमें पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी है तो उसका क्या मतलब होगा, जियो सिंक्रोनस है तो उसका क्या मतलब होगा। आई होप हमको ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशनिंग जो है वो सैटेलाइट क्लियर हो, सारे के सारे ऑर्बिट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। जो सैटेलाइट, कई बार क्या होगा कि आपको लो अर्थ ऑर्बिट के बजाय लो अर्थ सैटेलाइट का नाम दिया जाएगा या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट टर्म सुनेंगे, तो उस समय कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट आपने बताया था, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कैसी होती है।
वो सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट में, वो पोलर सैटेलाइट। सो उसमें कंफ्यूज जो है वो बिल्कुल नहीं होना। मैं उम्मीद करता हूं हम ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन समझ पाए होंगे, इन्हें याद रख पाए। सो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी कि जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने की कोशिश करी थी। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स कैसे थे? क्वेश्चन क्या था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट। व्हाट का आंसर था हमारे पास सर सैटेलाइट। सेकंड क्वेश्चन वाई, क्यों पढ़ रहे थे या क्यों होती थी सैटेलाइट। तो सर सैटेलाइट हमको अर्थ ऑब्जर्वेशन में, नेविगेशन में, कम्युनिकेशन में मदद करती थी। व्हाट और वाई का आंसर हमने दिया। फिर हमसे पूछा गया ये सैटेलाइट होती कहां पर है। एक तो बेसिक आंसर था कि सर स्पेस में होती हैं सैटेलाइट्स, लेकिन स्पेस सर एंडलेस फिनोमिनन था। पृथ्वी के बाहर जितना कुछ है वो सब स्पेस है, तो इतनी बड़ी स्पेस में सैटेलाइट कहां आइडेंटिफाई होगा। तो सैटेलाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जरूरी होना चाहिए ऑर्बिट। सो हाँ, सैटेलाइट्स को हम ऑर्बिट में पुट करते हैं। हमने ये तीनों चीजें समझ ली थी। अगला सवाल हमारे पास आया कि सर ये सब करता कौन है। हु इज डूइंग ऑल दिस, क्या मैं कर रहा हूं, क्या आप कर रहे हैं। हु इज डूइंग ऑल दिस। सो सर इस हु इज डूइंग ऑल दिस का आंसर था स्पेस एजेंसीज। दे आर डेडिकेटेड एजेंसीज जो इस ही फील्ड में काम कर रही हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसीज की हम लोग बात करेंगे। दुनिया भर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं उनके पास, या ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट देशों के पास अपनी स्पेस एजेंसीज है। अगर हम मुख्य तौर पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सर हमारे लिए भारत की इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की एजेंसी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस से। रशिया की रॉसकॉस्मोस नाम की स्पेस एजेंसी है। चाइना की सीएनएसए एजेंसी जो है वो मौजूद है। यूरोप की ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे कहा जाता है। जापान की जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सो दुनिया भर में मुख्य रूप में 5 सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज हैं। भारत की, रशिया की, चाइना की, यूएस की, यूरोप की और जापान की। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबकी डेप्थ में नहीं जाना है। हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा इसरो की स्पेस लॉन्चेस के ऊपर। और इसके अलावा न्यूज में अगर इन एजेंसीज में से किसी का कोई लॉन्च सामने आता है तो उस पर हमारा फोकस जो है वो रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि भारत इन एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करता है। तो भारत रशिया के साथ, रॉसकॉस्मोस के साथ मिलकर के इसरो को इस मिशन कर सकता है। भारत और इसरो और नासा अलग अलग मिशन करते रहते हैं। इसरो और जाक्सा अलग अलग मिशन करते रहते हैं। तो जहां कहीं भी इसरो का इन्वॉल्वमेंट होगा वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। और कोई भी लॉन्च किसी भी एजेंसी का अगर न्यूज के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है तो वो हमें समझना रहेगा। तो स्पेस एजेंसीज क्या है सर? हर देश के पास एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन था विच वाज कैरिंग आउट मिशंस टू स्पेस। जो मिशन स्पेस में या स्पेस के फील्ड में, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, सैटेलाइट बनाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए एजेंसीज थी। भारत की एजेंसी का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की ऐसी इकाई है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, भारत सरकार के अधीन काम करती है। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु, कर्नाटका। उद्देश्य इसका यह है, इट्स विजन इज टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। कैसे राष्ट्र के विकास के लिए स्पेस ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस कर सकते थे हम, स्पेस के बारे में चीजों को जान सकते थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक चेयरमैन जो है वो हेड करते हैं। मौजूदा समय में श्री एस सोमनाथ, जिन्हें आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। भारत में इसरो की शुरुआत या भारत में स्पेस प्रोग्राम्स की शुरुआत जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम अंडर हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। 1960 के दशक में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने शुरुआत करी थी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की। और जब से भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है तब से हम सैटेलाइट्स पर, सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, फॉर नेविगेशन, इस प्रकार की चीजों पर जो है वो फोकस हमारा रहा है। दोस्तों आज इस लेक्चर में हम यहां तक की डिस्कशन जो है वो करते हैं। आगे अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये सैटेलाइट स्पेस तक जाते कैसे हैं। हमने पढ़ा व्हाट में हमने सैटेलाइट्स की बात करी। वाई सैटेलाइट्स? क्योंकि सैटेलाइट्स हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन में हेल्प करते थे। वेयर का आंसर था सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट्स में मौजूद थे। हु, कौन भेजता था? तो भेजने के लिए सर अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज मौजूद थी। अगला क्वेश्चन होगा हाउ, कैसे जाती हैं ये सैटेलाइट्स स्पेस तक। इस विषय पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी, एग्जाम के अंदर आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आती है प्लीज शेयर जरूर करें, प्लीज वीडियोस को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर दीजिए। जो भी आपके रिव्यूज हैं, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों
इस तरीके के बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें पढ़ने होंगे। जब हम यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है और हर एक सब्जेक्ट को इक्वली हमें पढ़ना होगा, जिसके लिए आपको हमारे साथ हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में एनरोल करना है यूजिंग दिस कोड SAR10। तो ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।